जय श्री राम। भगवान श्री गणेश को प्रणाम करते हुए, माता सरस्वती को नमन करते हुए आप सबका सनातन ज्ञान की गंगा में पुनः हार्दिक अभिनंदन है। सुधीजनों, कदली सीप भुजंग मुख, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन। स्वाति एक नक्षत्र होता है जिसकी चर्चा आज हम करेंगे। 27 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र होता है स्वाति, जिसकी बूंदें पड़ती हैं, बारिश की बूंदें, बारिश के मौसम में होता है। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन। जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। रहीमदास जी कहते हैं, मनुष्य जिस वातावरण में रहता है, पलता है, बढ़ता है, उसी से प्रभावित होकर के उसके चरित्र का निर्माण होता है। संगत में ही मनुष्य के विचारों को निर्मल अथवा मलिन बनाती है। लाठी एक है, ध्यान रखें, लाठी एक है, किंतु यदि वह रक्षक के हाथ में लगे तो रक्षा करती है और हत्यारे के हाथ में लगे तो हत्या। इसी प्रकार स्वाति की बूंदें एक ही जैसी होती हैं, किंतु वे जिसकी संगति में पड़ती है वैसा ही गुण धारण कर लेती हैं। यदि वह कदली अर्थात केले पर पड़ती है तो कपूर बन जाती हैं। सीप में पड़ती हैं, मोती का रूप ले लेती हैं, और यदि सांप के मुंह में जाकर पड़ती हैं तो विष बन जाती हैं। अतः इससे सिद्ध होता है कि जो जैसी संगत में बैठेगा वैसे ही आचरण करेगा। इसलिए हे मानव, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ साथ उचित सत्कार भी सिखाना है, संस्कार भी सिखाना है, अच्छे से व्यवहार भी सिखाना है। वो कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, किसके साथ रहते हैं, किसके साथ घूमते हैं, इसका ध्यान भी रखना है, ताकि आगे आने वाले बच्चे संस्कारी हो सके। सुधीजनों, जैसा कि कल के लेसन में हम लोगों ने ग्रह के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया था। उससे पहले हम तारों के बारे में, ब्रह्मांड की जब हम अध्ययन कर रहे थे तो ब्रह्मांड के अध्ययन में हम तारों के बारे में, ग्रह के बारे में, उपग्रह के बारे में विस्तार से चर्चा किए थे। आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हम मुख्य रूप से ज्योतिष में प्रवेश करते हैं। अभी तक जो कुछ भी था वो जनरल स्टडी था, ज्योग्राफी का मैटर था, फिजिक्स का मैटर था, कॉमन सेंस का मैटर था। अब यहाँ से धीरे धीरे हम कुछ इस तरीके से आराम से हम ज्योतिष में प्रवेश करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितने स्मूथ तरीके से हम ज्योतिष समझते जा रहे हैं। हमें ज्योतिष की जानकारी हासिल करनी है, हमें ज्योतिष समझना है। प्रकांड पंडित हम बनते हैं कि नहीं बनते हैं, यह हमारे बाद के अध्ययन पर निर्भर करेगा। यहाँ पर हम सिर्फ ज्योतिष की जानकारी आम जन तक पहुंचाने की प्रयत्न में लगे हुए हैं। तो जैसा कि आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा, पूरी ज्योतिष जो है, पूरी ज्योतिषीय गणना, चाहे पराशर ज्योतिष ले लीजिए, केपी ज्योतिष ले लीजिए, जितनी भी ज्योतिष के प्रकार हो सकते हैं, ये पूरी ज्योतिषीय संरचना जो है वो मुख्यतः चार मुख्य बातों पर टिकी हुई है। ज्योतिष के 4 स्तंभ हैं। पहला ग्रह, दूसरे राशियां, तीसरे नक्षत्र और चौथे भाव। फिर से समझते हैं, पूरी ज्योतिष जो है वो 4 खंभों पे टिकी हुई है। वो 4 जो खंभे हैं वो 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं और 12 भाव हैं।
इन चार पर टिकी हुई है ज्योतिष, और सारे भविष्य फल, जितने फलित भविष्य बताए जाते हैं, सारे भविष्य फल का मूल आधार इनका आपस में संयोग है। इन चारों के संयोग से अनगिनत प्रोबेबिलिटीज क्रिएट होती हैं, और इन्हीं की प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे हम एक एक करके हर चीज का प्रिडिक्शन करते हैं। तो नवग्रह के बारे में हम विस्तार से करीब करीब 2-3 क्लासेस में अध्ययन कर चुके हैं, समझ चुके हैं। आज की कक्षा में मुख्यतः हम 12 राशियों और 27 नक्षत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये भाव कहलाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में यही फंडामेंटल फॉर्मेट है, ये भाव है। पहले के पुरातन ज्योतिष ये वृत्ताकार भाव बनाते थे। बाद में ज्योतिषियों को लगा कि इससे अच्छा है कि अगर हम वर्गाकार में बनाएं, वर्गाकार बनाने लगे, आयताकार बनाने लगे, और आजकल थोड़े डिजाइन वाले बनते हैं, ये भी हालांकि आयताकार ही है। तो ये अलग अलग फॉर्म है, और ये अब हम यूज नहीं करते। आजकल ये यूज करते हैं, ये यूज करते हैं, ये यूज करते हैं, और इसके ही मिले जुले कुछ कलरफुल डिजाइन बना करके हम भावों को बनाते हैं। भावों की चर्चा अगले क्लास में। आज हम कंसंट्रेट करेंगे 12 राशियों और 27 नक्षत्रों पर। पूर्व क्लास में हम देख चुके हैं कि ज्योतिष में हमने इन 9 ग्रहों को एडॉप्ट किया है, एक्सेप्ट किया है स्टडी पर्पस के लिए, जिसमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन 9 प्लैनेट्स को, इन 12 ग्रहों को हम ज्योतिष में गणितीय गणना के लिए अध्ययन करते हैं, और इनसे हम फलित निकालते हैं। ये एक आपके सामने ये जो गोलाकार दृश्य है, इसको आप प्रिज्यूम कीजिए ये आपका ब्रह्मांड है, ये आपका गोलीय आकाश है। कोई भी गोलीय वृत्त अगर हम बनाते हैं तो मैथ के अनुसार उसमें 360 डिग्री होती है। बचपन में हम पढ़े थे, जब डी होता है तो डी इज 180 डिग्री। So if you make this side D also, 180 plus 180, it comes to 360 degree. So one circle is 360 degree. So हमें देखने में जो ब्रह्मांड नजर आता है ऊपर में, वो गोलाकार नजर आता है। तो हमारे पहले के ऋषि मुनि, ज्ञानी, विद्वान, जो भी उन्होंने अपनी दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा, उसके अनुसार उन्होंने पाया कि ये खगोलीय पृष्ठ जो है, ख मीन्स आकाश और गोल मीन्स गोल, राउंड होता है। उन्होंने अध्ययन किया कि आसमान में अनगिनत तारे हैं, अनगिनत नक्षत्र हैं, ग्रह उपग्रह भी बहुत वैरायटी के हैं। हम पर मुख्यतः किस चीज का प्रभाव पड़ता है, उसे हमें देखना है। तो उन्होंने देखा नक्षत्र मीन्स ग्रुप ऑफ स्टार्स, नक्षत्र मीन्स ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारामंडल। उन्होंने देखा कि पूरे आकाशीय गोल को उन्होंने क्या किया, बराबर बराबर 27 हिस्सों में बांट दिया, और प्रत्येक हिस्से को उन्होंने नक्षत्र का नाम दिया। मतलब आकाशमंडल को 27 हिस्सों में उन्होंने बांट दिया, और प्रत्येक हिस्से को नक्षत्र का नाम दिया गया, और नक्षत्र जो थे उनको कुछ न कुछ नोमेनक्लेचर किया गया। फिर से मैं बताता हूं, जो गोलीय पिंड है 360 डिग्री का, उसमें बराबर बराबर 27 भाग कर दिया गया समझने के लिए, और एक जैसे कुछ रूप, इस एक जैसे आकार दिख रहे थे कुछ तारों के, उनको एक समूह में ले लिया गया, और उस तरीके से उनका वर्गीकरण करके 27 भागों में बांट दिया गया। उन प्रत्येक भाग को हम नक्षत्र के नाम से जानते हैं। नक्षत्र का जो लिस्ट है वो अश्विनी से शुरू होता है, ये अश्विनी है। अश्विनी, वरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वस, पुष्य, अश्लेषा, माघा,
पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, पूर्वाखांड, उत्तराखंड, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। ये 27 नक्षत्र हैं। इन 27 नक्षत्र के अपने आकार होते हैं, अपने स्वामी होते हैं, अपने लक्षण होते हैं, अपने प्रभाव होते हैं। इस गणितीय गणना के अनुसार इस धरती पर जितने लोग जन्म लेते हैं वो इन्हीं 27 नक्षत्रों में किसी न किसी नक्षत्र में पड़ते हैं, और एक एक करके ये नक्षत्र रोज चेंज होते रहते हैं। ये नक्षत्रों का जो कैलकुलेशन है, इनमें से कुछ इस तरीके से नक्षत्रों को बांटा गया है कि इसमें से 2+ नक्षत्र मिलकर के एक राशि का निर्माण करते हैं। मतलब नक्षत्रों के अध्ययन के बाद से हमारे जो पूर्वज जो ज्ञानी जन थे, उन्होंने फर्दर इस नक्षत्र को उन्होंने अलग अलग डिवाइड किया। वो डिवीजन किस बेसिस पे हुआ, ये इंग्लिश में है। ये डिवीजन मुझे लग रहा है कि ये सर्कुलर है और इसमें छोटा छोटा है, आप लोगों को शायद कम दिखाई पड़े, हम आगे इसको दिखाते हैं। ये जो डिवीजन है, जितने भी नक्षत्र हैं उन सारे नक्षत्र के 4 चरण हैं। चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4। 27 नक्षत्र, प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण। तो ये 27 और 27 मल्टीप्लाइड बाई 4, देन इट कम्स टू 108, 108। 27 नक्षत्र, 4 चरण प्रत्येक नक्षत्र के, तो इनको कैलकुलेट करने पर ये 108 आता है। ये वही 108 का आश्चर्यजनक आंकड़ा है जो हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये वही 108 का आश्चर्यजनक अंक है। जितनी एक माला में मनके होती हैं, ये वही 108 का जादुई आंकड़ा है, जिसकी संख्या पे हम माला जपते हैं, जिसकी संख्या पे हम भगवान का नाम लेते हैं। एक नॉर्मल गिनती करते हैं कि हम इतनी बार हम शिव जी का जाप कर रहे हैं, इतनी बार हम विष्णु भगवान का जाप कर रहे हैं। 108 इन सितारों, इन नक्षत्रों और इनके चरण को मल्टीप्लाई करने से आ जाता है। थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स का, समझने की कोशिश करेंगे। जब नक्षत्र को राशियों में कन्वर्ट किया गया तो ऐसा देखा गया कि 9 चरण जो होते हैं, 9 चरण, एक मैंने पहले ही बताया, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो एक नक्षत्र में 4 चरण, दूसरे नक्षत्र में 4 चरण, 8 चरण, और तीसरे नक्षत्र का एक पहला चरण। पहले नक्षत्र का 4 चरण, दूसरे नक्षत्र के भी 4 चरण कंप्लीट, और तीसरे नक्षत्र का पहला चरण, 3 छोड़ करके ये 2 और 1 मिल करके एक राशि का निर्माण करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि 9 चरण मिल करके एक राशि का निर्माण करते हैं। तो सिंपल कैलकुलेशन है, अगर 9 चरण मिल करके एक राशि का निर्माण करते हैं तो 108 में अगर हम 9 से भाग देते हैं तो 12 राशियां आती हैं। तो इस कैलकुलेशन के अनुसार 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र के 4 चरण हो गए प्रत्येक के, और 108 चरण हो गए। 108 चरण को पुनः हम 9 चरणों में बांटते गए, और इस तरीके से 12 राशियां हमें डेराइव हो जाती है। इन 12 राशियों का जो है नोमेनक्लेचर भी बड़ा अलग अलग है। जब भी आप किसी नवजात शिशु का आप पंडित जी के पास जाते हैं सूचना देने के लिए, तो नवजात शिशु का डेट टाइम देखते हैं, और उस डेट टाइम के अनुसार वो देखते हैं कि अमुक दिन पर अमुक समय में कौन सी नक्षत्र है और उस नक्षत्र के कौन से चरण चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि किसी दिन एक बालक उत्पन्न होता है, और उस दिन पंडित जी ने चेक किया पंचांग में, और उस दिन अश्विनी नक्षत्र है। अब अश्विनी नक्षत्र में 4 चरण है। चरण के टाइमिंग होते हैं पंचांग में, वो दिए रहते हैं।
तो इस उसमें लिखा है कि इतने बजे से इतने बजे तक पहला चरण है, इतने बजे से इतने बजे तक दूसरा चरण है, इतने बजे से इतने बजे तक तीसरा चरण है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। बालक को चेक किया गया और टाइमिंग के अनुसार बालक जो है चतुर्थ चरण में पैदा हुआ है। तो चतुर्थ चरण में जो बालक उत्पन्न होगा उसका राशि का नाम ला से शुरू होगा। पंडित जी उसका नाम लाला रख देंगे। ला से मिलता जुलता जो भी नाम सूट करता है वो राशि के नाम से रख दिया जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए, पुकार का नाम अलग होता है, जो हमारे स्कूल रिकॉर्ड्स वगैरह में लिखे होते हैं, पुकार का नाम अलग होता है, राशि का नाम अलग होता है। पहले के लोग ये दोनों अलग अलग रखते थे। आज के विद्वत जन कोशिश ये कर रहे हैं कि दोनों नामों को एक ही करके रखा जाए ताकि बाद में भूलने और याद करने का झंझट ही खत्म हो जाए। हम भी यही सलाह देते हैं कि हमारे जितने भी विद्वत पंडित जी हैं, ब्राह्मण लोग हैं, अगर उनके पास किसी बच्चे का कोई कुंडली दिखाने के लिए ले जाता है पहली बार, तो उनसे बोल दें कि उसका नाम ला से शुरू हो रहा है, उसका नाम लू से शुरू हो रहा है, उसका नाम कू से शुरू हो रहा है, और उसके बाद से एक बार देख लें कि कू से कितने नाम आते हैं। वो जितने नाम आते हैं उसमें से जो उनको अच्छा लगता है बता दीजिए। भविष्य में भूलने का और याद करने का झंझट ही खत्म, क्योंकि ये वो नाम है जिसके सहारे विवाह के समय में वर और कन्या की गणना बनाई जाती है। हम ये मान के चलते हैं कि जोड़ियां यहां पर नहीं ऊपर से बन के आती है, भाग्य यहां पर नहीं भगवान के पास से बन के आते हैं। हम सिर्फ कर्म द्वारा उनको एग्जीक्यूट करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। भाग्य बन के आता है, दैट भाग्य इज सब्जेक्ट टू एग्जीक्यूशन। इफ वी आर जस्ट सिटिंग डोरमेंट इट विल नॉट गेट एग्जीक्यूटेड। सो भाग्य, हमने कई बार ऐसा देखा है कि भाग्य फलीभूत ही नहीं होता। कहां से होगा? आपने प्रयास ही नहीं किया। भाग्य आ गई है, आप प्रयास कीजिए, फलीभूत होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से जो भी बालक जन्म लेता है उसको किस नक्षत्र में जन्म ले रहा है पहले हमें देखना है, उस नक्षत्र के किस चरण में जन्म ले रहा है वो हमें देखना है, और वो चरण किस राशि में पड़ता है वो हमें देखना है। तो इस तरीके से हम आपको आगे थोड़ा सा और समझा देते हैं। ये 9 लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 लेटर्स मिल करके मेष राशि, ये 9 लेटर्स मिस करके वृष राशि। हम पहले फिर से दिखाते हैं, ये वही लेटर्स हैं जो यहाँ पर फर्स्ट चरण, सेकंड चरण, थर्ड चरण, फोर्थ चरण में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, ये फर्स्ट चरण, सेकंड चरण, थर्ड चरण, फोर्थ चरण। ये आसान हो गया हमें समझने के लिए कि राशियों के जो नाम है वो नाम किस अक्षर से शुरू हो रहा है, उन अक्षरों को हम सामने रख देते हैं और इससे हम बहुत आसानी से पता कर लेते हैं। जैसे कोई बोलेगा कि इसका नाम लीला है, हमें समझ में आ गया कि ये लीला जो है 1 2 3 4, अश्वनी खत्म हो गया और वरणी हो गया। तो वरणी के प्रथम चरण में जन्म ली है लीला, और इसलिए वो मेष राशि में पड़ेगी। ये सारे मेष राशि में पड़ेंगे, बट ये वरणी के प्रथम चरण में हो गया, वरणी के द्वितीय चरण में हो गया। इसी तरीके से ये मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियां निश्चित की गई हैं। एक बार पुनः समझ लेते हैं कि नक्षत्रों से राशियों का निर्माण होता कैसे है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, ये 4 चरण अश्विनी के हैं, ये 4 चरण भरणी के हैं। ये 1 2 3 4 जो नंबरिंग है ये नक्षत्र नंबर है, 1 से लेकर के 27 तक। पहला अश्विनी होता है और 27वां रेवती होता है। तो पहला अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण, 8 चरण हो गए। हमें 9 चरण मिला करके एक राशि बनाना है, इसलिए हमें जाना पड़ेगा कृत्तिका के फर्स्ट चरण तक। अब कृत्तिका का फर्स्ट चरण यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, यहाँ तक एक मेष राशि बनी। फिर से कृत्तिका के दूसरे चरण से लेकर के रोहिणी पूरा और मृगशिरा के तीसरे चरण तक, यहाँ तक वृष राशि बनेगी। इस तरीके से हम राशियों का निर्माण करते हैं। अगर हमें कोई सिर्फ इतना बता दे कि उस बालक का राशि का नाम ये है,
तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि राशि का नाम अगर ये है तो राशि कौन सी है और नक्षत्र कौन से हैं, और उसके बाद से हमें आसानी हो जाती है उनका फलादेश समझने में, उनके बाकी सब चीजों को समझने में। अब ये जो राशियों का नामकरण किया गया है, जब नक्षत्रों का नामकरण किया गया था उनके भी पीछे बहुत साइंटिफिक रीजन थे। जो टर्मिनोलॉजी जो डिसाइड की गई थी वो बहुत ही लॉजिकल वे में डिसाइड की गई थी। 27 नक्षत्र हैं, उनकी चर्चा हम कभी और करेंगे। 12 राशियां हैं और इन 12 राशियों के बारे में हम देख लेते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया, ये नक्षत्र हैं, नक्षत्र के ये चरण हैं और ये चरण के ये टेबल्स हैं। ये जो मेष राशि है, हमारे जो ज्ञानी ऋषि मुनि थे उनको आकाश मंडल में वो राशियां जिस तरीके से नजर आई, जिस तरीके से उनको आभास हुआ, ये वास्तविक ऐसा उनका फिगर नहीं है, ये वास्तविक उनका वैसा उनका शेप नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों को, हमारे ज्ञानियों को, हमारे पुरातन विद्वानों को जिस तरीके से उनका शेप नजर आया उस तरीके से उन्होंने उसका नामकरण कर दिया। जैसे मेष राशि जो है वो किसका होता है? भैंसा का होता है। वृष राशि कौन होता है? वृष को बोलते हैं वो बैल बोलते हैं, ऑक्स। मिथुन राशि, उनको देखने में 2 युवा दंपति दिखाई पड़े, जोड़े, और उनका नाम उन्होंने मिथुन रख दिया। कर्क राशि, वो जो राशियों की बनावट थी वो केकड़े के जैसे थी, तो केकड़े की जैसी जो बनावट दिखाई पड़ी उसको कर्क का नाम उन्होंने दे दिया। शेर के जैसी जिसकी आकृति नजर आई उसे सिंह का नाम दे दिया। कुमारी कन्या के जैसे जिसका आकृति नजर में आई उसको कन्या का नाम दे दिया गया। दोनों तरफ पकड़े हुए तराजू के जैसा जिसका चित्र समझ में आया उसे तुला का नाम दे दिया गया। बिच्छू के जैसा, स्कॉर्पियो के जैसा जिसका चित्र नजर आया उसको वृश्चिक का नाम दिया गया। मनुष्य धनुष पकड़े हुए है और धनुर्धारी मनुष्य का चित्र जब चेहरा समझ में आया तो उसका नाम धनु रखा गया। एक मगरमच्छ के जैसा चेहरा नजर आया उसको मकर नाम दिया गया। एक घड़ा, एक कलश के जैसा एक चेहरा नजर में आया उसको कुंभ का नाम दिया गया। और एक मछली के जैसी बनावट नजर आई जिसका मीन नाम दिया गया। ध्यान रहे, हमारे ऋषि मुनियों को लगभग जैसी आकृतियां नजर आई वैसा उन्होंने नामकरण कर दिया। इस नामकरण से उनके लक्षण का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ऐसा मत समझ लीजिएगा कि जिसकी वृश्चिक राशि है वो बिच्छू है और वो सबको डंस मारते रहेगा, और जो मकर राशि वाला है वो मगरमच्छ है, वो जहां जाएगा सबको खाते रहेगा। नहीं, इन राशियों का शाब्दिक अर्थ इसमें कहीं भी परिलक्षित नहीं होता। ये सिर्फ उनका जो दिखावा लगा, जो जिस तरीके से वो दिखाई पड़े थे उस तरीके से उनका नामकरण कर दिया गया। अभी तक जिन्होंने भी नक्षत्रों के बारे में और राशियों के बारे में 25-30% भी अगर समझ लिया होगा, जिन्होंने कम समझा है वो दोबारा देख लेंगे इसको। ये सबसे बड़ी सुविधा ये है कि ये YouTube पर रहने का कि जितनी बार चाहें उतनी बार आप पीछे से जाकर के दोबारा, तिबारा, तीसरी बार, चौथी बार देख सकते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम में सिंगल स्पीड में देखते हैं 1x में, सेकेंड टाइम में 1.5 के स्पीड में देख लेंगे, थर्ड टाइम में थोड़ी सी बाकी रह गई होगी समझने की तो हम 2x में भी उसको स्पीड बढ़ा करके और जल्दी जल्दी आराम से हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं, ये आपकी समझ बूझ पर निर्भर करता है। तो राशि और नक्षत्र जब हम समझ लेते हैं तो उसके बाद से होड़ा चक्र का अध्ययन करते हैं। पंचांग में आपने देख लिया कि जो नवजात शिशु जन्म लिया है वो किस नक्षत्र में जन्म लिया है और किस चरण में जन्म लिया है। अगर ये 2 चीजें हमें समझ में आ गई तो अब हम होड़ा चक्र में आ सकते हैं। होड़ा चक्र में आने के बाद से हमें बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स धीरे धीरे समझ में आने लगते हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ, हमने लीला का नाम लिया था। लीला नाम की जो लड़की है, कन्या है, वो भरणी नक्षत्र में जन्म ली है और मेष राशि में है। उसका वर्ण यहाँ पर चिन्हित जो है वह क्षत्रिय है।
किसी के यहाँ पर जो वर्ण है 4 प्रकार के वर्ण दिए गए हैं, और जिसमें एक जगह आप देखेंगे कि विप्र भी है। ऐसा देखने में आया है कि जिनका भी वर्ण विप्र लिखा रहता है, मोर देन 90% प्रोबेबिलिटी है कि वो प्योर वेजिटेरियन होते हैं, शाकाहारी होते हैं। इसका क्या संबंध है हम एक एक करके बाद में समझेंगे। बट जितने भी लोग हैं जो जन्म लेते हैं और जन्म के समय में वर्ण में अगर उनका विप्र लिखा है, ब्राह्मण लिखा है, वो शाकाहारी होते हैं। अगर वो किसी मांसाहारी घर में जन्म भी लिए हैं तो जैसे ही वो होश संभालेंगे उनका मन उधर से उतर जाएगा और वो शाकाहारी हो जाएंगे। कहने का मतलब कि यहाँ पर जितनी चीजें हैं सब एक न एक किसी न किसी चीज को प्रतिबिंबित करती है, बताती है। और इसी तरीके से गण है। गण को हमने 3 भागों में रखा है, देव है, मनुष्य है, राक्षस है। जो देव है ऐसा देखा गया है कि वो काइंड प्रवृत्ति के होते हैं, दयालु स्वभाव के होते हैं, उदार स्वभाव के होते हैं। जो मनुष्य है उसमें कुछ देवत्व का भी गुण होता है, बट ये चालाक प्राणी भी होता है। और जो राक्षस है अहंकारी होगा, अत्याचारी होगा, क्रूर होगा। लगभग की बात हो रही है, 100% बाकी सब चीजों पर वेरी करता है। ये एक डिटर्मिनेंट है। देयर आर सेवरल डिटर्मिनेंट्स टू डिसाइड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्सन। तो ऐसा देखने में आया है। इसके न अपवादों की कमी है और ना ही इसके संयोग की कमी है। संयोग के अनुसार अलग अलग इनके चरित्र आते रहते हैं। उसके बाद से ये नाड़ी है। जितने लोग बड़े हो चुके हैं उनको पता है कि जब विवाह बंधन के लिए गणना की जाती है तो सबसे पहले लोग पूछते हैं नाड़ी मिल रहा है क्या। नाड़ी 3 तरह की होती है, आदि, मध्य, अंत। और ज्योतिष शास्त्र में पंचांग के द्वारा देख करके और अमूमन ये बताया जाता है कि वर और कन्या दोनों का नाड़ी एक नहीं होना चाहिए। नाड़ी एक होने से कई प्रकार की जटिलताएं आ जाती हैं। जब हम गणना करते हैं गन्ना बनाने के लिए, गुण बनाने के लिए, तो उसमें हाईएस्ट मार्किंग जो होती है वो नाड़ी की होती है। नाड़ी के 8 मार्क होते हैं। तो इससे समझ आ सकता है कि अगर नाड़ी मैच कर रही है, सॉरी, दिस पेयर इज अनमैचेबल, ये वर और कन्या का विवाह जो है शुभ नहीं है। बाकी होने को तो बहुत कुछ हो जाता है। कई बार बिना गन्ना के भी विवाह शादी बनते हैं और ठीक ठाक चलते हैं, और कई बार गन्ना बना के भी चलते हैं और उसमें भी बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। बट एक जनरल ट्रेंड जो देखा गया है उसके अनुसार नाड़ी नहीं मिलनी चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि अगर पूरी सृष्टि को अगर हम 100 में 3 से बांट दें तो 33% आउट, 66% के लोगों के साथ आपका गणना बन सकता है। 33% आपके सेम नाड़ी के हो गए, उनसे आपका गणना बनना ठीक नहीं है। अब ये समझ लेते हैं गुण बोधक चक्र। ये एग्जैक्ट वही है जिससे हम गणना बनाते हैं। ये जो ऊपर वाली जो पंक्ति है, ये नक्षत्र जो है, ये जो है ये नक्षत्र, ये वर का है। इधर से हम वर का देखेंगे और इधर से हम नक्षत्र जो है कन्या का देखेंगे। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। पुनर्वस नक्षत्र का वर हो गया और पुष्य नक्षत्र की कन्या हो गई। तो ये पुनर्वस हो गया। पुनर्वस नीचे आए और ये पुष्य आए। यहाँ पर 21.5 गुण से गणना बन रहा है। टोटल गुण जो होते हैं 36 होते हैं, 36 गुण होते हैं। और 36 गुण में जितने ज्यादा गुण से बने, इसका मतलब कि वर और कन्या दोनों का स्वभाव बहुत अच्छा मिलजुल खाएगा, मैच करेगा। 20 गुण के आगे, 20 गुण से नीचे गणना अगर बनता है तो उसको एडवाइस नहीं किया जाता है कि वो शादी ना करे। 20 गुण से ऊपर है तो विचार किया जा सकता है। 25 गुण के ऊपर है, बहुत अच्छा है। और अगर 28-29 गुण का बन गया गणना, अति उत्तम है, ब्यूटीफुल है।
ऊपर से ही बना करके ये जोड़ी आई है। गन्ना मतलब बनना मतलब गुण बनना, गुण मतलब बनना मतलब स्वभाव बनना, स्वभाव मतलब बनना मतलब एडॉप्टेबिलिटी, एक दूसरे को समझने की। ऐसा पाया गया है कि अमुक नक्षत्र में जन्म लेने वाला बच्चा इस स्वभाव का हो सकता है, तो उस स्वभाव वाले बच्चे को उस स्वभाव की बच्ची से कैसे मैच किया जाए वो देखा जाता है। तो इसलिए जब भी हम लग्न का मैचिंग कराते हैं तो 36 गुण में से अगर 20+ आ रहे हैं और दोनों घर के लोग राजी हैं, हम हाँ कह देते हैं। अच्छा जो होगा वो 25 के ऊपर बहुत अच्छा होगा, और 28-29 अति उत्तम। हर हाल में 18 के नीचे अगर गन्ना बन रहा है प्लीज मत कीजिएगा शादी। मैं आपको बताता हूं, पहले का जो समय था वो अलग था। पहले के समय में जो बच्चे थे और जो बहू हुआ करती थी वो माता पिता के संरक्षण में रहते थे और माता पिता के डांट देने से बात मान लेते थे और जिंदगी आराम से कई विविधताओं के होते हुए भी कट जाती थी। अभी न्यूक्लियर फैमिली का जमाना आ गया है, बच्चे और बच्चियां दोनों तार्किक हो गए हैं और डिस्कशन क्या आर्गुमेंट इस हद तक करते हैं कि कभी कभी साल भर भी चलना मुश्किल हो जाता है। तो जिनका भी पहले का गन्ना बिना बन के भी शादी हो गया और चल गया, भगवान की कृपा है, बहुत अच्छी बात है। अभी कोशिश ये करनी चाहिए, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन में ना हम किसी कन्या को समझ सकते हैं और ना किसी वर को समझ सकते हैं। जिस शास्त्र पर हमारे विद्वत जन वर्षों से उसका निरीक्षण करते आए हैं, उस पर भरोसा करते आए हैं, विश्वास करते आए हैं, हम भी उसी पर विश्वास करते जाएंगे। और जिसका भी गन्ना 20 से ऊपर बनता है उनको हम सलाह देंगे कि हाँ ठीक है, और नहीं तो हम बोलेंगे नहीं बनता, दूसरी जगह कहीं देखिए। तो आज का जो भी सेशन था, और जिन लोगों ने भी आज का सेशन देखा होगा, जो भी इस सेशन को देखेंगे उनको आराम से इतना तो मैं बता सकता हूँ कि उनके आस पड़ोस में अगर कोई बालक बालिका का जन्म होता है तो उसका नक्षत्र अगर पंचांग उनके पास है तो नक्षत्र उसका देख सकते हैं, चरण उसका देख सकते हैं, राशि उसका निर्धारण कर सकते हैं और उसके बहुत से ट्रेट्स भी निर्धारित कर सकते हैं। उसका वर्ण क्या है, उसकी नाड़ी क्या है, ये सब निर्धारित कर सकते हैं। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। इसके पहले कि हम अगले सेशन में जाएं, मैं अपने विद्वत व्यूअर्स, जितने भी स्कॉलर व्यूअर्स हैं, उन सबसे मैं अपेक्षा करता हूं कि जो भी आप हमारा क्लास देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो किस हद तक आप तक सही तरीके से पहुंच रही है। क्या अब मैं अपनी बातों को आप तक पहुंचाने में उसी सरल तरीके से सक्षम हूं जिस तरीके से आप समझ लेते हैं? यदि हाँ तो आप कमेंट में लिखें कि हाँ ये मुझे ठीक लग रहा है, अन्यथा कौन सा और तरीका अपनाया जाए जिससे और आसान तरीके से आप समझ सकें, वो भी आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। आपका सुझाव बड़े सम्मान के साथ यहाँ पर लिया जाएगा और उसके अनुसार जो भी जरूरी परिवर्तन करना होगा किया जाएगा। ये क्लास जो है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करने के लिए है। इंडिया में ज्योतिष के बहुत से यूनिवर्सिटी हैं, अनेक ज्योतिषाचार्य हैं, विद्वानों की कोई कमी नहीं है। कमी है तो जागरूकता की कमी है। लोग जैसे ही ज्योतिष का नाम सुनते हैं भागने लगते हैं, अरे ये तो कोई बड़ा विचित्र चीज है। मैं उस विचित्र चीज को आपके सामने आसान करने के लिए आया हूं, इसलिए आप इसे ध्यान से देखें, 1 बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, जब तक समझ में नहीं आए तब तक देखें और तब अगले क्लास की तरफ बढ़ें। इससे हमें उम्मीद है कि आपका समझ और बढ़िया से बढ़ता जाएगा और ये क्लास जो जिस पर्पस के लिए ये क्लास बनाया गया वो सार्थक रूप से आगे चलता रहेगा। आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए होश के साथ और एक नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।